अब अगली जो लेजिस्लेशन हमने पढ़नी है वो पढ़नी है डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ी थी वो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन से रिलेटेड पढ़ी थी। अब हम डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन जो है, जो लेजिस्लेशन है वो कंसर्न होती है किस चीज से, कि जो इंडिविजुअल का डाटा आपने उठाया हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, वो डाटा मिस यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, everyone responsible for using personal data has to follow strict rules called data protection principles. The General Data Protection Regulation is a European Union law introduced in 2008 which aims to make sure that information is, ठीक है, हर वो बंदा जो किसी का पर्सनल डाटा यूज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कुछ रूल्स है स्ट्रिक्ट, वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये जो जीडीपीआर एक रेगुलेशन बनी है, एक लेजिस्लेशन बनी है यूरोपियन यूनियन लॉ में 2018 में, जो इस चीज को इंश्योर करती है कि जो डाटा है, डाटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको फेयरफुली और लॉफुली इस्तेमाल किया जाए। स्पेसिफिक, जिस पर्पस के लिए, एक्सप्लिसिट स्पेसिफिक का मतलब होता है जिस पर्पस के लिए चाहिए वो फेयर पर्पस होना चाहिए और उसी पर्पस के लिए ही आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, फिर यूज इन अ वे दैट इज एडिक्वेट, रेलिवेंट एंड लिमिटेड टू ओनली व्हाट इज नेसेसरी। जो डाटा आपके पास पड़ा हुआ है उसमें से जो एडिक्वेट का मतलब है सफिशिएंट है, रेलिवेंट है, जो जिस पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करें वो पर्पस क्या होना चाहिए, फेयर पर्पस। और उसी पर्पस के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड है आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारा डाटा रिक्वायर्ड है, तो जिस पर्पस के लिए आपको वो डाटा चाहिए, तो आपको सिर्फ उसी पर्पस तक के लिए जो है ना उस डाटा को आपने देखना है, जितना नेसेसरी है उतना ही डाटा आपने इस्तेमाल करना है, जितना सफिशिएंट है, जितना रेलिवेंट है उतना ही आपने इस्तेमाल करना है। और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि डाटा जो आपके पास हो वो एक्यूरेट हो और अप टू डेट होना चाहिए। और जब आपको उस डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं रही, उस आपको उसको कीप करने की जरूरत नहीं है। उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए आपने इंश्योर करना है कि सिक्योरिटी हो, प्रोटेक्शन हो, कोई अनलॉफुल या अनऑथराइज्ड यूज उसका ना हो। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर में वो डाटा पड़ा हुआ है जिसमें आपके एम्प्लॉयज की पर्सनल डिटेल्स डिटेल्स डली हुई हैं, ठीक है, अब आपका काम है इंश्योर करना कि अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी हो। जिस जगह पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है वहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड हो, डोर लॉक हो, और कंप्यूटर के अंदर भी पासवर्ड्स वगैरह लगे हो। ठीक है, और डाटा को जो है आपने किसी सेफ जगह पे रखना है ताकि वो लॉस ना हो, डिस्ट्रक्शन या डैमेज ना हो। फॉर एग्जांपल अब कोई कैटास्ट्रोफिक रीजन हो जाती है, कोई रीजन बिहाइंड योर कंट्रोल, जैसे कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आप कंप्यूटर ही सारा डैमेज हो जाए, तो आपने बैकअप ड्राइव्स वगैरह आपने श्योर करना है कि आपके पास वो होनी चाहिए। ठीक है, बैकअप ड्राइव आपने रखनी चाहिए। A data user is responsible for security and protection of data against unauthorized access, alteration, disclosure, accident laws। जो जो डाटा का यूजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा को सिक्योर करना, डाटा को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस ना आए, कोई अनऑथराइज बंदा उसको ना देखे। ठीक है, वो डिस्ट्रक्शन ना हो, वो तबाह ना हो, वो उसको नुकसान ना हो। ठीक है, personal data should not be transferred to another country outside the European Economic Area unless that country ensures an adequate level of protection for the rights and freedoms of data subjects in relation to processing of personal data। कोई भी किसी भी चीज का पर्सनल डाटा, किसी भी बंदे का पर्सनल डाटा आप यूरोपियन यूनियन एरिया से किसी एक कंट्री में दूसरे कंट्री में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिर्फ उस वक्त ट्रांसफर कर सकते हैं जब अगली पार्टी आपको इंश्योर करे कि यार ये जो डाटा है हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये डाटा हमें रिक्वायर्ड है, प्रोसेशन हमने इसकी प्रोसेसिंग करनी है और हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। जब वो इसको इंश्योर करेगा तभी जो है आप उस डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, द डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 सप्लीमेंट्स द जीडीपीआर। जो जीडीपीआर आपने पढ़ा यूरोपियन यूनियन लॉ है, यही लॉ की बेस पे वगैरह है जो यूके का डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो बेस्ड है। ठीक है, एक ही चीज है, यही प्रिंसिपल्स है जो कि यूके के डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में डाल दिए गए। स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी की है उसके लिए स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन है, मतलब यहाँ पर बड़ा फोकस होता है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, रेस हो गया, बैकग्राउंड हो गया, बिलीव्स हो गए, बाकी किसी की पॉलिटिकल ओपिनियंस है, और ये जितनी भी चीजें जो है ना, ये इन सब के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन जो है वो होती है। ठीक है, द नीड फॉर कंसेंट अंडरपिन्स द प्रिंसिपल। कंसेंट बहुत जरूरी है जिस बंदे का आप डाटा इस्तेमाल कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, इंडिविजुअल मस्ट ऑप्ट इन वेदर व्हेनेवर डाटा इज कलेक्टेड एंड देयर मस्ट बी अ क्लियर प्राइवेसी नोटिस
जब आप किसी को डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हो या किसी का डाटा आप यूज कर रहे होते हो तो आपको उसको नोटिफाई करता है। जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें वो टर्म्स और कंडीशन हमसे एग्री करवाते हैं, तो ये जरूरी है, ठीक है। उसको ये प्राइवेसी नोटिस पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट यानी कि क्लियर वर्ड्स में होने चाहिए, ठीक है। और उस वो कंसेंट जो उसने दी है वो विदड्रॉ भी कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये डे टू डे लाइफ में भी आप देखते हैं, तो ये सारी कॉमन सेंस बेस्ड चीजें, ठीक है। ह्यूज फाइन्स, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, मतलब सेंसिटिव ऑब्वियसली कोई हाई प्रोफाइल बंदा होगा उसकी होगी, या किसी हाई प्रोफाइल चीज की हाई प्रोफाइल डाटा होगा। अगर आप उस उस डाटा को, जैसा कि अभी जीडीपीआर में हमने प्रिंसिपल पे पढ़ा है, आप उसको उस तरह डील नहीं करते, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, तो अप टू 20 मिलियन भी जो है, द हायर ऑफ 20 मिलियन और 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर, देखें ये बहुत बहुत बड़ा फाइन है, बहुत बहुत बड़ा फाइन है अगर आप डाटा को सिक्योर नहीं करते, ठीक है। बाकी भी उसने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है कुछ आपको राइट्स बताए हुए हैं, ठीक है। कि अंडर द डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 you have the right to find out what information the government and other organizations store about you। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत आपका राइट है कि आपको पता हो कि जो गवर्नमेंट है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने आपके आपके हवाले से क्या डाटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या राइट्स हैं। दिस इंक्लूड्स द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हाउ डाटा इज बीइंग यूज्ड, कि आपको बताया जाए कि आप किसी जो डाटा कलेक्ट किया गया वो किस पर्सनल किस मकसद की वजह से यूज यूज हुआ जा रहा है, ठीक है। आपको ये राइट दिया जाए कि आपका पर्सनल डाटा आप एक्सेस कर सकें, ठीक है। आपका ये राइट है कि जो आपके हवाले से इंटरनेट चीज़ है वो अपडेट हो। आपका ये राइट है कि आप जब चाहें डाटा को इरेज करवा सकते हैं। आपका ये राइट है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि यार मेरे डाटा को यूज ना करो, ठीक है। आपका ये राइट है कि आप डाटा जो है पोर्टेबल कर सकें, अलाउंग यू टू गेट एंड रीयूज योर डाटा फॉर डिफरेंट सर्विसेज, कि आप डाटा जो आपका है वो आप डिफरेंट सर्विसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आपका राइट है कि अगर सर्टन सर्कमस्टांसिस में आपको लग रहा है कि मेरा डाटा जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो वही अगेन ये वाली बात आ जाती है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से। अब दूसरी चीज है डाटा सिक्योरिटी। अब जिन लोगों ने डाटा गैदर किया हुआ है, जिन ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा गैदर किया हुआ है, उन ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो डाटा को सिक्योर करें, ठीक है। डाटा को सिक्योर करें किस, अब सिक्योर किन किन चीजों से करें, किन रिस्क से करें, तो डिफरेंट रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल रिस्क है, इन्वायरमेंट की वजह से कोई रिस्क आ गया, फायर आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। ब्रेक डाउन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो गया। तो ये कुछ फिजिकल रिस्क हैं, कुछ ह्यूमन रिस्क हैं कि अनऑथराइज बंदा जो है वो चाहे फिजिकली या रिमोटली, फिजिकली यानी कि खुद वो घुस के कंप्यूटर से कोई चीज चुराने की कोशिश करे, और रिमोटली यानी कि जो आजकल होता है हैकिंग या वायरसेस के थ्रू जो है कोई बंदा जो है डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करे। तो ये दो रिस्क है, फिजिकल यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंटल रिस्क, एक कैटास्ट्रॉफी कोई हो जाए, कोई फायर फ्लड अर्थक्वेक की वजह से कोई रिस्क आ जाए और डाटा जो है वो आपका लॉस होने का खतरा हो, या ह्यूमन रिस्क हो कि कोई अनऑथराइज बंदा डाटा को चोरी करने की कोशिश करे, चाहे वो फिजिकली करे करने की कोशिश करे या रिमोटली। इसको हमने कैसे डील करना है, ठीक है। अब उन्होंने कुछ थ्रेड्स दिए हुए और उनके मेजर्स बताए हुए हैं। अगर आपका अगर बेसिकली फिजिकल डैमेज होता है, ठीक है, फिजिकल डैमेज में ये चीजें आ जाती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। फायर हो गया, फ्लडिंग होगी, पावर फेलियर्स हो गए, हीट कोल्ड ह्यूमिडिटी डस्ट की वजह से। अब जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, अगर एक ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जहाँ पर बहुत हीट है, तो वो हीट अप होने का खतरा है, ह्यूमिडिटी है। अगर डस्ट है, डस्ट चली जाए तो उस वैसी बात है, वो हो सकता है स्टॉप चलना बंद हो जाए, तो उसको डैमेज हो सकता है ना। ऐसी सिचुएशन में आपने क्या काउंटर मेजर्स करने हैं। अगर तो फायर है तो फायर प्रोसीजर्स वेल डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, स्टाफ को आपने ट्रेन करना है, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, कंप्यूटर इक्विपमेंट को आपने वहां पर रखना है जहां पर जो है इन्वायरमेंट बेसिकली ठीक हो। एयर कंडीशनिंग और डस्ट कंट्रोल ऑपरेट इफेक्टिवली का मतलब ये कि वहां पर रखना है कि जहां पर आपकी इन्वायरमेंट जो है वो जो है वो अच्छी हो, ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छी हो फॉर द यूज ऑफ दैट थिंग। बैकअप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास ऑफ साइट फैसिलिटीज, यानी कि आपके पास सिर्फ एक ही जगह पे डाटा नहीं होना चाहिए, आपने जो है बैकअप या कॉपीज डाटा फाइल्स की किसी और जगह पे भी रखी होनी चाहिए, कि अगर खुदा ना खास्ता एक जगह से डाटा आपका नुकसान हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आपके पास बैकअप बना हो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ह्यूमन डैमेज कॉज करने की कोशिश करे तो फिर आपने क्या करना है। अगर वो इंटरफेरेंस करे, अनऑथराइज एक्सेस करे, ठीक है, थेफ्ट या पायरेसी के थ्रू करने की कोशिश करे, तो जाहिर सी बात है पिन कोड्स लगाएं,
अपने सीसीटीवी कैमरास लगाएं, सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर रखें, ठीक है। हार्डवेयर के साथ जो है आप साउंड अलार्म टैग करेंगे, कोई अगर हार्डवेयर कोई हार्डवेयर जो है वो निकालता है फॉर एग्जांपल, तो वो साउंड अलार्म जो है वो अलार्म जो है वो बीप करे, ताकि वहां से सारों को जो है पता चल जाए कि यार किसी ने ये हार्डवेयर डिवाइस निकालने की कोशिश की है, ठीक है। तो उसके साथ आप अलार्म लगा सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर को आप लॉक कर सकते हैं फिजिकली, जिधर कंप्यूटर पड़ा हुआ है आप उस दरवाजे को भी लॉक करें, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड को रखें, कंप्यूटर को पिन कोड्स लगाएं, पासवर्ड वगैरह लगाएं। उसके बाद अगर बग्स या ऑपरेशनल एरर्स आ जाएं तो स्टाफ को पता होना चाहिए कि यार अगर ऑपरेशनल एरर्स आ जाए तो उनको कैसे डील करना है। जो न्यू प्रोग्राम्स हैं उनकी टेस्टिंग करें, ठीक है, उनको चेक करें पहले, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करें। अगर वायरसेस और हैकर्स आ रहे हैं तो एंटी वायरस हैकिंग की कोशिश की जा रही है, या वायरसेस अगर आ रहा है डेटा में से कंप्यूटर में नॉर्मली आ जाता है, तो आप एंटी वायरस या फायरवॉल सॉफ्टवेयर लगाएं, पासवर्ड्स लगाएं, यूजर नंबर लिमिट्स कर दें कि कम से कम लोग ही उस कंप्यूटर को खोल सके जहाँ पर डाटा हो। बाकी ये उसकी ऑफ साइट कॉपीज भी रखें। ऑफ साइट का मतलब ये है कि एक जगह पे आपके ऑफिस में डाटा पड़ा हुआ है तो उसके अलावा किसी और जगह पे भी जो है ना खुफिया जगह पे भी डाटा होना चाहिए एज अ बैकअप, ठीक है। बाकी डाटा थेफ्ट के लिए डाटा को इनक्रिप्ट करें, ठीक है, पासवर्ड्स लगाएं, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगाएं। तो देखिए ये सारी चीजें जो हैं ये सारी कॉमन सेंस बेस्ड ही हैं। डाटा को आपने कैसे सिक्योर करना है। तो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन भी हमने देख लिया, डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से भी रूल्स हमने देख लिया। अब हम हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से देखते हैं कि क्या जो है लेजिस्लेशन एंड लॉ क्या कहता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के क्या लॉज होने चाहिए, ठीक है, लॉ लेजिस्लेशन क्या कहता है। अब डिफरेंट हैजर्ड्स हैं या डिफरेंट डैमेजेस हैं या डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक वर्क प्लेस में हो सकते हैं। जैसे अनसेफ इलेक्ट्रिक, बिजली बिजली की जो तारें वगैरह वो अनसेफ लगी हों, या इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने के खतरे हों, टॉन कारपेट्स, पुअर लाइटिंग्स, वेट फ्लोर्स, टॉप हैवी फिलिंग कैबिनेट्स, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई ऐसे हैजार्ड्स हैं, ऐसे डेंजर्स हैं वर्क प्लेस में, तो उनको मिटिगेट करना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे डेंजर्स जो हैं जो कि एक वर्क प्लेस में होते हैं, जिससे एक इंसान की सेहत को या इंसान की सेफ्टी को कोई डैमेज हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी जो है लेजिस्लेशन बनाई गई है, ठीक है। लेजिस्लेशन जो है उसमें दो चीजें कवर्ड। लेजिस्लेशन कहती है कि यार आप जिस जगह पे जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, तो एम्प्लॉयर की भी कुछ ड्यूटी है, उसने उसको फुलफिल करना है, और एम्प्लॉय की भी ड्यूटी है, उसने उसको फुलफिल करना है, ताकि हेल्थ और सेफ्टी जो है वो मेंटेन हो सके। तो सिर्फ एम्प्लॉयर का काम नहीं है इंश्योर करना चीजों को, जो एम्प्लॉय है उसका भी काम है, ठीक है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पुट की हैं, तो हम उनको देखते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर यानी कि जो आपका बॉस है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सेफ एंड साउंड वर्किंग एनवायरनमेंट दे, ठीक है, जहां पर आपको आपका जो हेल्थ है उसका रिस्क ना हो, ठीक है। वो इंश्योर करे कि जो प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रही है, जो आप ये कर रहे हैं, वो सेफ है, सेफ टू यूज है, ठीक है। कोई ऐसी नहीं है कि शॉर्ट सर्किट है जिसमें करंट लगने का खतरा हो या डैमेज्ड हो, ठीक है। और सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस सेटअप करे। अगर कोई डैमेज उसको नजर आ रहा है, एम्प्लॉयर को अगर लग रहा है कि यार यहाँ फैक्ट्री है, फैक्ट्री में फलानी जगह है, वहां पर जो है डेंजरस जगह है, तो वहां पर वो स्टाफ को इन्फॉर्म करे कि यार यहाँ से बच के, इस जगह से आपने बच के रहना है, या इस डेंजर से आपने बच के रहना है। अगर कोई इनकेस प्रॉब्लम हो जाती है तो फर्स्ट एड फैसिलिटी वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। उसका काम है कि इक्विपमेंट्स को चेक करे, उनको रेगुलरली मेंटेन करे, और इमरजेंसी प्लान सेटअप करे। जैसे खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो फायर एग्जिट जो है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना, और एग्जिट कहाँ से करनी है। तो ये सारे इमरजेंसी जो भी आए ना, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, तो वो उसको पता हो गया इमरजेंसी में हमने ये करना है, तो उसने उसका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वर्कर्स को बताए, ठीक है। इसके साथ कुछ वर्कर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपनी जो है हेल्थ की खुद भी रीजनेबल केयर करें, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी की। कि अगर एम्प्लॉयर ने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है कि फलाना खतरा है, तो अब उसमें खतरे में जाने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो ये नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बॉस की है, आपका खुद भी काम है कि जितनी आप अपनी केयर कर सकते हो आप करो, ठीक है। आप जो है रीजनेबल केयर से काम करो, और ऐसे काम करो कि दूसरे बंदे की जिंदगी को रिस्क ना लेके आओ। अपने एम्प्लॉयर के साथ कोऑपरेट करो, जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है और वो जो आपको चीजें बता रहा है हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से कि ये पॉलिसीज आपने फॉलो करनी है, उनके साथ उसको कोऑपरेट करो और उसको फॉलो करो, ठीक है। अगर कोई इंजरी आपको हुई है जॉब के दौरान तो आप रिपोर्ट करो इंजरी, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करो कि यार ये जो
जो भी रीजन है जिसकी वजह से आप सेफली वर्क नहीं कर पा रहे, तो आप अपने एम्प्लॉय को उस रीजन को इन्फॉर्म करो, ठीक है। तो ये कुछ एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद अगर कोई ये रूल्स और रेगुलेशंस ब्रीच करता है, अगर एम्प्लॉयर फेल करता है, तो वो ब्रीच कर रहा है इसको, और उसको एम्प्लॉय जो है उसके अगेंस्ट सिविल क्लेम कर सकता है। सिविल क्लेम का मतलब ये है उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में केस कर सकता है, और केस का यूजली रिजल्ट ये होता है कि एम्प्लॉयर को, बॉस को, वर्कर को डैमेजेस पे करने होते हैं, ठीक है। और कभी कभार अगर एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंस की वजह से, एम्प्लॉयर की सेफ और हेल्थ की जो रूल्स प्लेस है उनको फॉलो ना करने की वजह से कोई ज्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है, मे बी डेथ हो जाए, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में भी फॉल करता है, ठीक है। सिविल ऑफेंस में और क्रिमिनल ऑफेंस में फर्क होता है, ठीक है। सिविल ऑफेंस में होता है कि आप डैमेजेस पे करते हो, जो इनोसेंट पार्टी होती है उसको। क्रिमिनल ऑफेंस में वो आपका क्राइम का केस करता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला हो जाए तो एम्प्लॉयर पे क्रिमिनल केस भी बन सकता है, ठीक है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग फोर्थ में लिखा हुआ है कि हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ इज कंसर्न विद एलिमिनेटिंग रिस्क। हेल्थ और सेफ्टी लॉ इसलिए बनाया गया कि रिस्क खत्म हो जाए। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि रिस्क कभी खत्म नहीं होता, रिस्क कभी भी एलिमिनेट नहीं होता, रिस्क मिटिगेट होता है, रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर फॉल्स होगा। अब कोई भी स्टूडेंट जब ये इसको देखेगा तो एकदम ट्रू कर देता है, लेकिन एलिमिनेटिंग का मतलब होता है खत्म कर देना 100%। जबकि हेल्थ और सेफ्टी लॉ जो है वो रिस्क को रिड्यूस करते हैं, वो ये इंश्योर नहीं करते कि 100% कोई रिस्क होगा ही नहीं, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इम्प्लॉय प्रोटेक्शन के बाद, फिर आपका डेटा प्रोटेक्शन के बाद, हेल्थ एंड सेफ्टी के बाद आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ जाती है, ठीक है। मैनी कंट्रीज हैव लेजिस्लेशन, बहुत सी कंट्री के लॉज हैं विच अटेम्प्ट्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम फॉलिंग विक्टिम टू अनस्कपलस और अनएथिकल बिजनेस। कि हर कंपनी में लॉ एक है कि वो कंज्यूमर को बचाता है कि वो कोई ऐसे बंदे के साथ डीलिंग ना कर ले जो कि अनएथिकल बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये लॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स यूके के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है। Many countries have legislation designed to protect consumers when they purchase goods from other individuals or from business। जब आप कंज्यूमर कौन सा होता है, बेसिकली एक तरह से कस्टमर को ही कहते हैं। जो आपसे कोई सामान खरीद रहा हो, ठीक है, वो आपका कंज्यूमर होता है। आपसे कोई चीज खरीद रहा हो, ठीक है, उस हवाले से भी कंज्यूमर राइट्स एक्ट बना हुआ है। वो एक्ट के प्रिंसिपल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ की प्रिंसिपल्स क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। द सेलर मस्ट हैव अ लीगल टाइटल टू ओनरशिप ऑफ आइटम दे आर सेलिंग। जो बंदा जो है जो चीज बेच रहा है उसके पास उसकी ओनरशिप या लीगल टाइटल होना चाहिए, ठीक है। जो गुड्स वो बेच रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी का होना चाहिए, और जिस मकसद के लिए दूसरा बंदा खरीद रहा है उस मकसद को वो फुलफिल करे, ठीक है। व्हेन अ बायर मेक्स अ परचेज बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम द गुड मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ, ठीक है, और जो मेरा जिससे मैं खरीद रहा हूँ उसने मुझे डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि यार मैं आपको फलाना जो है, मैं आपको डेल का जो है लैपटॉप कोर i7 दे रहा हूँ, 7th जनरेशन दे रहा हूँ, ठीक है, और ब्लैक कलर में दे रहा हूँ, तो वो जो डिस्क्रिप्शन उसने मुझे बताई थी वही डिस्क्रिप्शन वाली चीज ही उसे मुझे देनी चाहिए, तो कॉरिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डिजिटल कंटेंट है, जैसे ऑनलाइन फिल्म होगी, गेम्स होगी, ई बुक्स होगी, इसमें सीडीज भी फॉल कर जाती हैं, और वो फॉल्टी निकला, तो कंज्यूमर के पास राइट है कि वो उसकी रिपेयर, और या उस जो बंदा जिससे उसने खरीदा उसको कहे या तो मुझे रिपेयर करके दो या रिप्लेस करके दो। ये कुछ की फीचर्स हैं, ठीक है। ये तो हो गया अगर आप प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद रहे हो। अगर तो आप सर्विसेज सर्विस किसी से ले रहे हो, ठीक है, सर्विस या किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें भी कुछ लेजिस्लेशन जो है वो कंज्यूमर राइट्स एक्ट कहता है कि सर्विस जो है, अगर जो बंदा दे रहा है वो रीजनेबल स्किल और केयर के साथ दे, ठीक है। और अगर आपने सर्विस को जो है एक रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम में करे और रीजनेबल प्राइस में करे, ठीक है। अगर आप किसी का बिजली का काम कर रहे हो, आप किसी को सर्विस दे रहे हो, ठीक है, अब वो काम 2 घंटे का है, अब वो काम 2 घंटे का आप उसको जो है ना 2 दिनों में कर रहे हो, तो आपने रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम में नहीं किया, ठीक है। अगर वो काम जो है फॉर एग्जाम्पल उसकी जो प्राइस बनती है वो $100 तक बनती है, आपने $600 ले लिया, $600 आप नहीं ले सकते। कंज्यूमर राइट एक्ट कहता है कि रीजनेबल प्राइस में आपने वो काम करना है, और रीजनेबल स्किल और केयर के साथ वो आपने काम करना है। तो ये कुछ कंज्यूमर राइट्स एक्ट है, ठीक है। कंज्यूमर्स बेसिकली वो होते हैं जो एक तरह से कस्टमर्स होते हैं, जो या तो सर्विस ले रहे होते हैं या प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं। उसके बाद जो है
जब आप कोई सामान वगैरह खरीद रहे हो तो एग्रीमेंट कर रहे हो, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कुछ टर्म्स सेट की गई हैं। F4 में भी बेसिकली ये चैप्टर ज्यादातर F4 से रिलेट कर रहा है, तकरीबन सारी चीजें F4 वाली हैं। अब F4 में आप चैप्टर 2 कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बहुत बहुत लेंथी चैप्टर, उसमें काफी डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर काफी कॉम बेसिक सी चीज है, ठीक है। अब कंज्यूमर राइट्स में ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि अगर आप किसी चीज खरीद रहे हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान, ठीक है। उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हो। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है, ठीक है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वर्बल कॉन्ट्रैक्ट का मसला क्या होता है कि अगर आप एक जुबानी कलामी कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो, है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब दो बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वर्बली, तो अब उसको प्रूव करने में जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यार क्या ये बात हुई भी थी या नहीं हुई थी, कोई थर्ड पार्टी ने सुनी थी नहीं सुनी थी, तो प्रूव करने में बहुत मसला होता है, इसलिए ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जो रिटर्न होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का पहला फीचर होता है एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब होता है एक पार्टी ने ऑफर की और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। मैंने ऑफर की कि मैं अपनी बुक जो है वो अपने दोस्त को बेचूंगा $50 की, ठीक है, ये मेरी ऑफर होगी। और उसने एग्री एग्री कर लिया, ठीक है, उसने एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है मैं तुमसे बुक खरीदूंगा, एग्रीमेंट हो गया। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या, पहला फीचर क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। दूसरा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज की तरफ से उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब एक पार्टी की तरफ से वैल्यू क्या होगी, जैसे मैं बुक बेच रहा हूँ तो मेरी तरफ से वैल्यू होगी प्रॉमिस टू गिव बुक। मेरी कंसिडरेशन ये है कि मैं बुक दूंगा, प्रॉमिस जो है वो मेरी कंसिडरेशन है। दूसरी तरफ से क्या कंसिडरेशन है, पैसे, कि वो मुझे $50 देगा। तो दोनों तरफ से कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन होगी। तीसरा, इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन करने का, ठीक है। लीगल रिलेशन हो यार, कि आपने जो बात की है आपका इंटेंशन था कि हाँ मैं लीगल रिलेशन में जाना चाहता हूँ। मैं जो है वो एक दिन सुबह उठता हूँ और मैं अपने भाई से कहता हूँ कि यार ये मेरी गाड़ी तुम रख लो, ठीक है, ये मेरी गाड़ी तुम रख लो, वैसे ही मैं कह देता हूँ। तो अब ये वर्बल है, अब होता ना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, लेकिन मतलब होगा वर्बल है तो कॉन्ट्रैक्ट तो ये हो सकता है ना। वो कहता है ठीक है जी मैं गाड़ी ले रहा हूँ। अब जो मेरी नीयत थी वो ये तो नहीं थी कि मैं लीगल रिलेशन में आ रहा हूँ, मैंने तो वैसे ही बोल दिया कि चलो तुम मेरी गाड़ी रख लो। तो इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। अब देखें ये बहुत बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे F4 में कि यार कब इंटेंशन होगी कब नहीं होगी। मतलब आप अगर मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी के दरमियान जो आपस में बात होती है, तो कोर्ट एज्यूम कर दिया कि यार इनके इनके दरमियान इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। अगर भाइयों के दरमियान कोई ऐसी चीज होती है तो कोर्ट नॉर्मली एज्यूम करती है कि कोई इंटेंशन नहीं थी। हाँ अगर मियाँ बीवी है उनके दर वो डाइवोर्स होने वाले हैं और तब उनके दरमियान कोई ऐसी बात हुई हो, कोई एग्रीमेंट हुआ हो, तो तब कोर्ट कहती है कि यार हाँ ये लोग सेपरेट होने वाले थे, हैप्पीली मैरिड नहीं थे। तो तब जो है वो देखेगी केस के सिनारियों के हिसाब से कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पर इंटेंशन थी कि लीगल रिलेशन को बनाने की, कि हाँ मैं लीगल रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ, ये चीज भी होनी चाहिए। और लास्ट में कैपेसिटी और लीगैलिटी भी होनी चाहिए। लीगैलिटी का मतलब ये है कि 14 साल का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, कैपेसिटी का मतलब ये है कि 14 साल का बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, 13 साल का बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एक बंदा जो शराब के नशे में है, अल्कोहल के नशे में है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और लीगैलिटी का मतलब है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, किसी के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। आप जो है चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए और कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए कि आज हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर एक्सटर्नल एनालिसिस की, हम बात कर रहे थे, और इस चैप्टर में हमने पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स की बात की कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और जो लेजिस्लेशन है वो कैसे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और हमने उसमें डिस्कस की कि जो डिफरेंट लेजिस्लेशन गवर्नमेंट की पॉलिसी डिस्कस की कि डिफरेंट जो इदारे, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट की हर सेक्टर की डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को उनको फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। तो हमने उसके हवाले से बात की, फिर हमने लेजिस्लेशन के हवाले से बात की कि इम्प्लॉय को प्रोटेक्शन दी जाती है, डिसमिसल की टाइप्स हमने पढ़ी, रिडेंडेंसी की टाइप्स पढ़ी, हमने देखा कि यार रिडेंडेंट वालों के भी राइट्स होते हैं कि उनको कंसल्ट किया जाए, उनसे पूछा जाए, उनको मिनिमम नोटिस पीरियड दिया जाए, उनको ये इंश्योर कराया जाए कि जो आपको रिडेंडेंट किया गया है वो एक फेयर फेयर तरीके से किया गया है। फिर उसके बाद हमने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा कि जो डाटा है उसको कैसे आपने यूज करना है, ठीक है। आपने उसको लॉफुली यूज करना है, जिस मकसद के लिए चाहिए उसी मकसद के लिए यूज करना है, लिमिटेड यूज करना है, ठीक है। जब आपका
मकसद खत्म हो जाए तो उस डाटा को आपने अपने पास नहीं रखना, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा कि जो जिससे आप डाटा ले रहे हो उसकी कंसेंट का होना जरूरी है। उसकी कंसेंट के बगैर आप डाटा नहीं ले सकते। अगर वो चाहता है कि मेरे डाटा को यूज ना किया जाए, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है, तो डाटा पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। डाटा को आपने अप टू डेट रखना है। अगर तो आप जो सेंसिटिव डाटा है उसको आप इस तरह लीक आउट कर देते हो, तो आप जो है वो आपको फाइन्स और पेनल्टीज हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन के लॉज देखे, जिसमें हमने देखा कि यार एम्प्लॉयर जो है बॉस, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फिर कुछ एम्प्लॉयज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। दोनों को फुलफिल करना जरूरी है ताकि इंश्योर कर सकें कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस है वो इन प्लेस हो, और जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो, एलिमिनेट ना हो, मिनिमाइज हो। जब हमने कंज्यूमर राइट्स की बात की कि अगर आप किसी से कोई चीज, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, चाहे वो किसी बंदे से खरीद रहे हो, किसी बिजनेस से खरीद रहे हो, या किसी से सर्विस ले रहे हो, तो क्या क्या आपके राइट्स हैं, ठीक है। आपके पास राइट्स हैं कि यार जो बंदा जिससे आप वो चीज़ खरीद रहे हो, जो उसने मुझे बताई हुई है वही चीज़ दे, सेटिस्फैक्ट्री चीज़ हो, जिस मकसद के लिए आप खरीदे हो वो मकसद को पूरा करे, ठीक है। और सर्विसेज में हमने बात की कि रीजनेबल स्किल्स के साथ वो सर्विस करे, रीजनेबल पैसे ले, और रीजनेबल टाइम में वो काम करे, ठीक है। फिर हमने बात की कि जो जब आप किसी से चीज़ खरीदते हो, ठीक है, तो आपके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस देते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट में ये चार एलिमेंट्स होना जरूरी है। एग्रीमेंट, एक तरफ से ऑफर आई हो, दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट की हो, कंसिडरेशन होनी चाहिए, दोनों तरफ से कोई ना कोई वैल्यू हो। जैसे मैंने मिसाल दी कि मैं अपनी बुक बेचता हूँ $50 की अपने दोस्त को, तो मेरी तरफ से वैल्यू क्या है कि मैंने उसको प्रॉमिस किया मैं उसको बुक दूंगा, उसकी तरफ से वैल्यू क्या है, वो मुझे $50 देगा। फिर इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन बनाने का, और कैपेसिटी होनी चाहिए कि छोटा बच्चा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता 13-14 साल का, ठीक है। या कोई ऐसा बंदा जो कि नशे में हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल हो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। गन पॉइंट पे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और लीगैलिटी होनी चाहिए, आप किसी के कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप चोरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जो कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। तो इसके साथ जो हमारा चैप्टर था पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स का, वो खत्म हो गया।